हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें जीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ठीक है। एक्चुअली इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था वो बीच में ही टर्मिनेट हो गया था आर्टिकल नंबर 27 तक, क्योंकि हम उसमें फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल को डिस्कस कर रहे थे और वो बटन प्रेस होने की वजह से डिलीट हो गया। तो हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे आर्टिकल नंबर 28 से कि आर्टिकल नंबर 28 से क्या मेंशन किया गया है। इसके बाद हम इसके बाद मैं रिपीट भी कर दूंगी आपको सारे आर्टिकल्स, जिससे कि आपको क्लियरिटी और आ जाएगी। ठीक है। आर्टिकल नंबर 28 जो है फंडामेंटल राइट का, वो आपको बताता है कि आपको कैसे फ्रीडम दी गई है कि आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड कर सकते हैं, रिलीजियस वर्शिप में जा सकते हैं, या फिर कोई सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो रिलीजन से रिलेटेड आपको इंस्ट्रक्शन देता है, आप वहां भी जा सकते हैं। जैसे कि आप जाते हो ना मंदिर वगैरह में, वहां पे आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जाती है, पूजा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये सारी जो फ्रीडम दी है वो आर्टिकल नंबर 28 में दी है। ठीक है। जैन स्कूल्स होते हैं, बुद्धिस्ट स्कूल्स होते हैं, ये सब जो है वो आर्टिकल 28 की वजह से है। आर्टिकल नंबर 29 आपको बताता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, एक तो मेजोरिटी है जो हिंदू हिंदू रिलीजन है, माइनॉरिटी में आते हैं जैन रिलीजन हुआ, बुद्धिस्ट रिलीजन हुआ, इवन मुस्लिम जो है वो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं। और इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन देने का राइट जो है वो आपको आर्टिकल नंबर 29 में देखने को मिलेगा। आर्टिकल नंबर 30 जो है वो राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में बताता है। मतलब कि माइनॉरिटीज को राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और इसका राइट जो है वो आर्टिकल 30 में दिया गया है। ठीक है। आर्टिकल 31 जो था वो कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी था, बस इसको रिपील कर दिया गया है। अब ये एक लीगल राइट बन गया है, मतलब प्रॉपर्टी जो है वो आपका लीगल राइट रहेगा, फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा। तो ये अब आर्टिकल 300 में शिफ्ट कर दिया गया है। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इस आर्टिकल को हटाया गया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आर्टिकल 32 जो है वो बताता है द राइट टू गेट द फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड इज इन इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट। मतलब कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है आर्टिकल 32 में। इसके थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर आपको कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो उसके लिए आप कहाँ जा सकते हो, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। क्लियर, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो ये एक प्रोटेक्शन दिया गया है कि आप अपने राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये खुद एक फंडामेंटल राइट है, जिसके वजह से सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपके रियल रहेंगे, मतलब ये इन्फोर्सेबल होते हैं सारे फंडामेंटल राइट। ये आर्टिकल 32 की वजह से है। ठीक है। आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने इसलिए हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, क्योंकि इसके वजह से ही सारे आर्टिकल्स जो है वो वैलिड है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल 32 क्या बताता है, इसके थ्रू आप किस कोर्ट में जा सकते हो। दूसरा आप बताता है कि बी आर अम्बेडकर ने इसको इसके लिए क्या बोला था। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आर्टिकल 32 पर आता है। फिर आता है हमारा आर्टिकल नंबर 33, जिसमें बताता है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट्स इन देयर एप्लीकेशन टू द फोर्सेस। मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई कर सकता है, उसके एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर सकता है। ये सारी जो राइट है वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये राइट नहीं होता है। फिर आता है हमारा आर्टिकल 34, ये मार्शल लॉ से रिलेटेड है। जब मार्शल लॉ लगा होता है किसी भी एरिया में, मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री रूल लगा दिया गया है, वहां पे कुछ दंगे हो गए या कुछ भी हो गया, तो वहां पे जो फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है वो आर्टिकल नंबर 34 के अकॉर्डिंग किया जाता है। हम बोलते हैं ना कि कर्फ्यू लगा दिया, बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, तो इसमें लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम, ये सब जाते हैं। तो उन केस में आप फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है जब मार्शल लॉ लगा है। तो आर्टिकल 34 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 35 में लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू सम ऑफ द प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। मतलब फंडामेंटल राइट्स के लिए क्या क्या लेजिस्लेशन कर सकते हैं। लेजिस्लेशन मतलब कि एक जो प्रोसेस होता है लॉ बनने का, जो पार्लियामेंट के थ्रू होके जाता है, वो सब किस में मेंशन किया गया, आर्टिकल 35 में मेंशन किया गया है। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें से एक फंडामेंटल राइट जो है वो डिलीट हो चुका है। तो ये 7 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच में है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 के बीच में है। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जिसमें ह्यूमन लेबर और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में, चाइल्ड लेबर को
एज अ फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट करने के लिए मना किया है। तो आर्टिकल 23 और 24 उसमें है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक है, जिसमें हर किसी को क्या क्या राइट्स है, फ्रीडम इंस्टीट्यूट बनाने का, फिर अपना रिलीजन प्रोपोगेट करने का। तो ये सारे राइट्स जो है वो आपको आर्टिकल 25 से 28 में देखने को मिलेंगे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी को क्या राइट्स है और वो कैसे अपना इंस्टीट्यूट सेटअप कर सकते हैं, आर्टिकल 29 एंड 30 में मेंशन किया गया है। फिर राइट टू प्रॉपर्टी को रिपील कर दिया गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब आप इन सारे राइट्स के लिए कहाँ जा सकते हैं अगर आपका कोई भी राइट वायलेट हो रहा है, अगर आपको कहीं घूमने नहीं दिया जा रहा है, या आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन फॉलो नहीं करने दिया जा रहा है, या आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, या आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है, इन सब के लिए आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो ये सब आपको मेंशन किया गया है फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। इतना क्लियर है, ये फंडामेंटल राइट्स हो गए। अब हमारे आते हैं डायरेक्टिव। अच्छा, ये 3 राइट्स और थे। 33 में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स बना सकता है। मार्शल लॉ जब लगेगा या आर्म फोर्सेस के भी कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, और जो भी लेजिस्लेशन है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड वो पार्लियामेंट पास करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इनको हम शॉर्टकट में डीपीएसपी भी बोलते हैं। क्लियर, डीपीएसपी में सेम फंडामेंटल राइट्स की तरह आर्टिकल 36 में स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है। आर्टिकल 37 में एप्लीकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात की गई है। आर्टिकल 38 जो है स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल मतलब लोगों के वेलफेयर के प्रमोशन के लिए किसमें बात की जाती है, आर्टिकल 38 में बात की जाती है। फिर आता है आपका आर्टिकल नंबर 39, जिसमें सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। 39A इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड दिया जाएगा। आर्टिकल 39 जो है वो किसकी बात करता है, इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने की बात करता है। इक्वल जस्टिस मतलब सबको, सब लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहीं पे भी जा सकते हैं अपने जस्टिस के लिए, और सबको लीगल एडवाइस फ्री में दी जाएगी। उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, चार्जेस तो सिर्फ एडवोकेट ले रहे हैं, गवर्नमेंट कोई चार्ज नहीं लेती है लीगल एडवाइस देने के लिए। आर्टिकल नंबर 40 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये वाला जो आर्टिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार गांधीयन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने वाला जो आर्टिकल है वो किसमें है, तो ये आर्टिकल 40 में है और ये गांधीयन प्रिंसिपल के अंडर में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 41, जिसमें राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड द पब्लिक असिस्टेंस इन दी सर्टेन केसेस। मतलब राइट टू वर्क मतलब राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, ये सारे जो राइट्स है वो आर्टिकल नंबर 41 में मेंशन किए गए हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा आर्टिकल नंबर 42, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है, मैटरनिटी रिलीफ की जो बात की गई है वो आर्टिकल नंबर 42 में की गई है। और मैटरनिटी रिलीफ को कुछ अभी टाइम पहले ही इसके वीक्स को बढ़ाया गया था। वो वीक्स को कितना कर दिया, अगर आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको वो वीक्स पता होने चाहिए। वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए कि वो मैटरनिटी रिलीफ के कितने वीक्स बढ़ाए गए हैं, अब वो कितने हैं और पहले वो कितने थे। ठीक है, तो ह्यूमन कंडीशन प्रोवाइड करना, मैटरनिटी रिलीफ देना, ये आर्टिकल नंबर 42 में मेंशन किया गया है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्लियर, उसके बाद आता है लिविंग वेजेस देना वर्कर्स के लिए, ये आर्टिकल नंबर 43 में आता है। मतलब कोई भी अगर काम करता है तो उसको जो वेज होती है वर्कर्स को वो देना है, वो आर्टिकल नंबर 43 में आता है। आर्टिकल नंबर 43A जो है वो पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। मतलब जो वर्कर्स का क्या पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में, वो 43A में आता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 43B भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनती हैं उनके प्रमोशन की बात की है। ये बहुत बाद में ऐड किया गया था, और ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए जरूर, मैम कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला जो आर्टिकल है वो इंक्लूड किया गया है। फिर आर्टिकल 44, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है। ये जो मुस्लिम का ये जो ट्रिपल तलाक वाला इशू हुआ था वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ही थ्रू था। ठीक है, तो ये ट्रिपल तलाक हटाया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब सारे सिटीजन जो हैं उनके लिए सारे सिविल कोड सेम यूनिफॉर्म रहेंगे। तो जो तलाक वाला इशू सिर्फ ये मुस्लिम
मुस्लिम्स में होता था, बाकी हिंदुओं में नहीं होता था, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए आर्टिकल 44। देखो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसे याद रख सकते हैं, ये नंबर यूनिफॉर्म है ना, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, तो आर्टिकल 44 में है। फिर आर्टिकल 45 जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स की बात करता है। 6 to 14 ईयर्स तो ऑलरेडी मेंशन किया गया है, ठीक है, वो 21A आर्टिकल में आया है। लेकिन ये जो 45 आर्टिकल नंबर है, इसमें जो 6 साल से भी कम के बच्चे हैं उनके लिए अर्ली एजुकेशन का राइट दिया गया है आर्टिकल नंबर 45 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 46 में प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड दी अदर वीकर सेक्शन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें SC ST और अदर वीकर सेक्शंस के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात की गई है, तो आर्टिकल नंबर 46 भी आप याद रखिएगा। देखो आर्टिकल नंबर 40 इंपॉर्टेंट है, विलेज पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है। फिर 42 है, एक सेकेंड, 42 है जिसमें मैटरनिटी रिलीफ की बात की गई है, तो 42 बहुत इंपॉर्टेंट है। 43 बहुत इंपॉर्टेंट, बी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की गई है। 44 इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। 46 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें SC ST के इंटरेस्ट की बात की गई है, क्लियर। 47 है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। मतलब कि 47 जो है वो बताता है आपको कि आपको लोगों का लेवल ऑफ न्यूट्रिशन इंप्रूव करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना है, उनकी पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करनी है DPSP के अकॉर्डिंग। इस वजह से हेल्थ स्कीम आती हैं, अलग अलग न्यूट्रिशन, जैसे कि ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जिसमें 1 रुपए किलो चावल, 5 रुपए किलो चावल, अच्छी क्वालिटी का चावल देने की कोशिश की जाती है, जिससे कि गरीब लोग अपना हेल्थ इंप्रूव कर सके, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन इंप्रूव कर सके, ठीक है। तो ये DPSP जो होता है वो इन्फोर्सेबल नहीं होता है, लेकिन इनके लिए ऊपर ये जो इसमें आर्टिकल्स दिए गए, इनके ऊपर गवर्नमेंट लॉज बनाए, नई नई स्कीम लेकर आए इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बताता है, ठीक है। फिर आता है हमारा आर्टिकल नंबर 48 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बताता है। मतलब कि कैसे आपको एग्रीकल्चर को ऑर्गेनाइज करना है, एनिमल हस्बेंड्री करना है। एनिमल हस्बेंड्री में मतलब जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन हुआ, फिश प्रोडक्शन हुआ, चिकन प्रोडक्शन, ये सारी चीजें आप कर सकते हो एग्रीकल्चर के साथ। ये आर्टिकल 48 में मेंशन किया है। 48A बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट की बात की गई है, किसकी, एनवायरमेंट की, ठीक है। फॉरेस्ट को सेफ गार्ड करने की बात की गई और वाइल्ड लाइफ के बारे में बात की गई। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि 48A में क्या मेंशन किया गया। एक तो ये पूछा जाता है या ये पूछा जाता है कि फॉरेस्ट, एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो DPSP का आर्टिकल नंबर 48A है, ठीक है। फिर आर्टिकल नंबर 49 ये भी काफी चर्चा में रहा था क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स की बात की गई थी, या कोई भी ऐसे प्लेसेस और ऑब्जेक्ट जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए है। जब ताजमहल येलो कलर का होने लग गया था तब ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था कि आर्टिकल 49 के अकॉर्डिंग आपको मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है, क्लियर। आर्टिकल 50 जो है वो सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात करता है। मतलब जुडिशियरी जो है वो एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रहेगी। एग्जीक्यूटिव मतलब ये सारे जो होते हैं हमारे PM, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और जुडिशियरी में जजेस होते हैं, ठीक है। ये दोनों अपने अपने अलग अलग तरीके से काम करेगी। जुडिशियरी जो होगी वो कंटिन्यूअसली चेक ऑन करेगा एग्जीक्यूटिव के वर्क को। तो ये सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी ऐसे याद रख सकते हैं 50-50, ठीक है। तो इन दोनों का 50-50 मामला है, तो आर्टिकल नंबर 50 में आता है। फिर आर्टिकल नंबर 51 जो है वो प्रमोशनल ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। इंटरनेशनल लेवल पे आपको पीस एंड सिक्योरिटी रखना है सबके साथ, बस पाकिस्तान रखना नहीं चाहता हमारे साथ, इसलिए प्रॉब्लम है। लेकिन हम प्रमोट करते हैं, मोदी जी बाहर जाते हैं, इंटरनेशनल पीस की बात करते हैं, पाकिस्तान के साथ हम पीस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो हम प्रमोट करना करते हैं इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का। तो ये हो गया हमारे DPSP के आर्टिकल्स। तो आप स्टार्टिंग से देखिए, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। तो पहले तो आपका इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड जो है वो आर्टिकल नंबर 39 इंपॉर्टेंट है। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के लिए आर्टिकल नंबर 40 इंपॉर्टेंट है। फिर आर्टिकल 42 जो है वो मैटरनिटी रिलीफ के लिए और ह्यूमन कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो आपका आर्टिकल आता है वो है आर्टिकल नंबर 43। 43 में लिविंग वेजेस के बारे में बात किया गया है, वर्कर्स के पार्टिसिपेशन की बात की है 43A में, और 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात की है। फिर आर्टिकल 44 जो है वो किसके बारे में आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आएगा। 46 जो है वो SC ST और सॉरी
सॉरी वो बटन प्रेस हो गया था इस वजह से। आर्टिकल नंबर हम लोग किसकी बात कर रहे थे, ये आर्टिकल नंबर 46 जो है वो SC ST के बारे में आएगा, और आर्टिकल नंबर 47 जो है वो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात करता है, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन इंक्रीज करने की बात करता है। फिर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 48, जिसमें एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बात की है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 48A, जिसमें वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात की है, क्योंकि एनवायरमेंटल इशू बहुत चल रहा है, इस वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस स्टेटमेंट्स दे दिए जाते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आर्टिकल नंबर 49 जो है वो मॉन्यूमेंट्स के प्रोटेक्शन की बात करता है। आर्टिकल 50 जो है वो जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन की बात करता है, और आर्टिकल 51 जो है वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। तो ये आर्टिकल हो गए फंडामेंटल राइट, DPSP, ठीक है। अब लास्ट जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। ये 51A में इंक्लूड किया गया है, मतलब कि इसको DPSP के साथ रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आर्टिकल नंबर 51A आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। वो कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है चैनल पर, आप चाहे तो देख सकते हैं, पॉलिटी रिवीजन सीरीज में बनाया हुआ है। और आप अपनी वो जो 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, कल इंडिपेंडेंस डे था, तो जरूर रिवाइज कर लीजिए कि आपकी कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है जो आपके नेशन के लिए आपको करनी चाहिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी अगस्त ऑफर चल रहा है, फ्रीडम सेल चल रही है, 500 फ्लैट ऑफ आपको मिल जाएगा। कूपन कोड आप यूज करना ना भूलिए। सिविल सिग्नल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। अभी आपको 5 डेज का, सॉरी 3 डेज का सेशन जो है वो फ्री मिलेगा। जैसे भी क्लासेस रहेंगी उसके, वैसे ये जो क्लासेस है वो लाइव रहेंगी प्लस रिकॉर्डेड रहेंगी। और ये जो सेशन है आज ही 16 अगस्त को फ्री सेशन से स्टार्ट हो जाएगा। वैसे हम 17 को स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन अब 16 अगस्त से ही ये स्टार्ट होने वाला है। आज से ही आप शाम को 5 से लेकर 7 बजे तक इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। तो हम लोग आज 5 से 7 बजे तक ये जो लाइव सेशन है वो ज्वाइन करेंगे। अब हम ये यूट्यूब पर क्यों नहीं करना चाहते क्रैश कोर्स लॉन्च? क्रैश कोर्स हम यूट्यूब पर लॉन्च कर सकते हैं, ऑलरेडी मैं आपको टीचिंग वीडियोस जो है वो यूट्यूब पर लेके आती हूँ। बस ये क्रैश कोर्स का फायदा ये है कि ये जूम पर होगा, या फिर एक हमारे पास लाइव सेशन की एप्लीकेशन है वहां पर होगा, जिससे कि आप 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपका जो सेशन है वो काफी ज्यादा इंटरेक्टिव हो जाएगा। प्लस यूट्यूब पर हम इतने सारे एक साथ नहीं कर सकते, तो हम वहां पर जाके सारे के सारे कोर्स, सारे सब्जेक्ट्स हम एक साथ बना सकते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं होता है अपलोड करने का या कुछ भी करने का। तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा GPSC 2023 का। तो आप इसको ज्वाइन करिए, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।